तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 11 स्टैंडर्ड के बारे में। जो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होंगे उसमें, और क्या होगा उसमें, डायमेंशन होंगे, डायमेंशन का यूज़ होगा। तो चलो शुरू करें आज का वीडियो। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, एक एक बात क्लियर होगी। तो देखो ज़रा, सबसे पहले तो हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उसके एक साइड में एसआई यूनिट्स देखेंगे, सिंबल देखेंगे कैसे होते हैं। तो देखो ज़रा, फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास है कितने हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है 7। तो यहाँ हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी देखेंगे। तो इस साइड में उसके एसआई यूनिट्स देखेंगे, एसआई यूनिट्स, और यहाँ उसके सिंबल देखेंगे, या उसे सिंबल बोल दो। अब देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी फर्स्ट है हमारे पास लेंथ, दूसरी है टाइम, तीसरी है टेम्परेचर, लेंथ या उसे मास भी बोल दो। तीसरी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। चौथी लिख दो टेम्परेचर। पांचवी लिख दो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। छठी है हमारे पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और 7th जो लास्ट हमारे पास है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7th हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो उसके एसआई यूनिट और सिंबल देखेंगे हम। तो एसआई यूनिट लेंथ किस में मेजर होती है, मीटर में। तो इसका एसआई यूनिट हो गया मीटर। और टाइम किस में, सेकंड में मेजर होता है। और मास जो है किलोग्राम में मेजर होता है, किलोग्राम। ये इसके एसआई यूनिट्स है। और टेम्परेचर किस में, केल्विन में। और क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, वो एम्पियर में मेजर होता है। और क्या बचा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला। ये कैंडेला एक यूनिट है जो कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल में। अब देखो इसके सिंबल क्या हो गए, ज़रा देखो। मीटर यानी कि मीटर के लिए एम यूज करो, सेकंड के लिए एस, किलोग्राम के लिए केजी, केल्विन के लिए के, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, कैंडेला के लिए सीडी, और मोल के लिए मोल। तो ऐसा चार्ट बना लो। यह फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिख लो, यह एसआई यूनिट्स और यह सिंबल। लेंथ के लिए मीटर, और मीटर के लिए सिंबल यूज किया एम। टाइम के लिए सेकंड, सेकंड तो सिंबल यूज किया यस। मास के लिए किलोग्राम, तो किलोग्राम के लिए केजी सिंबल यूज़ किया। और टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है, तो उसका सिंबल के लिए लिए हमने। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट से एम्पियर, तो उसके लिए ले लिया ए। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, तो उसके लिए मोल यूज कर दिया। तो इसको ऐसा सिंबल लिख देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो हम आपको आगे जाके बताएंगे कुछ। आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ, क्या करेंगे डिस्कस, जो डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लो, याद कर लो, 1-2 बार लिख दोगे तो याद हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7th फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास। तो अब देखो हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ज़रा देखो। डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस। अब देखो डायमेंशन किसी चीज़ के कैसे निकालते हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए तो जो बेसिक बातें हैं वो याद रख लो। मीटर के लिए क्या यूज होता, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज होता है, मास के लिए क्या यूज होता है। तो मास के लिए हमारे पास है एम यूज करते हैं। और डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो लेंथ होती है
लेंथ में डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में, तो उसके लिए एल यूज करेंगे, और टाइम के लिए टी यूज करेंगे सिंबल। जो टाइम जितने क्वांटिटी में है तो उसके पावर में वो लिख देंगे। और क्या बचा, जैसे जैसे आप उस फार्मूले में आएंगे तो हम आपको बताते चलेंगे। तो अब मास, डिस्टेंस, टाइम और टेम्परेचर हो तो केल्विन में यूज करते हैं उसे, टेम्परेचर तो केल्विन। और क्या था, और जो भी आगे आगे आएगा वो हम आपको बताते चलेंगे। तो इतना नोट कर लो। तो आपको बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो मिटा दिए। अब देखो, हम सबसे पहले तो डिस्टेंस के डायमेंशन या डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर में मेजर होता है, तो मीटर यानी लेंथ के लिए हम एल यूज करेंगे, एल। तो यहाँ मास तो नहीं है, मास मिसिंग है, तो इसको मास को m0 लिख दो। एल है तो इस एल को 1 लिख दो, और टाइम यहाँ मिसिंग है तो टाइम को भी 0 लिख दो। तो ये हो गए डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन। अब देखो ज़रा वेलोसिटी के डायमेंशन। वेलोसिटी के डायमेंशन आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। याद कर लो कि किताब में जाके देख के, या तब तक के लिए हम जो बता रहे हैं वही लिख लो। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, तो लेंथ के लिए हम एल यूज करते हैं। तो टाइम यहाँ प्रेजेंट है तो टाइम नीचे है तो टाइम को टी लिख दो। अगर टाइम ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो देखो ज़रा, L1 और टी ऊपर गया तो T-1। यहाँ मास मिसिंग है तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या हो गए, मास मिसिंग तो m0, L1 T-1। तो ये हो गए वेलोसिटी के डायमेंशन। आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है यह? अब देखो ज़रा, हम एक्सेलरेशन के डायमेंशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी के डायमेंशन अभी अभी हमने निकाले, वो डायरेक्ट वहाँ रख दो तो भी चलेगा, नहीं तो उसको एक्सप्लेन करके निकालोगे तभी भी तो भी चलेगा। तो हम एक्सप्लेन करके ही निकाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे क्या है, एक टाइम। तो टाइम नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है, लेंथ में, L1, और टाइम नीचे का एक टाइम और ऊपर का एक टाइम, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ मास मिसिंग है तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन हो गए m0 L1 T-2। बोलो, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखो, कुछ और ले लेते हैं एग्जाम्पल ताकि आपको इसका फील आ जाए और आपको करने में आसानी हो। अब देखो, ये लिख लो, नोट कर रहे हो? अब देखो, फोर्स के डायमेंशन क्या आ सकते हैं? फोर्स का फॉर्मूला याद होगा आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो m यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, m1। तो एक्सेलरेशन के अभी अभी हमने डायमेंशन निकाले ही है, तभी भी आपको अगर डायरेक्ट रख दो तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या हुआ था, L1 T-2। तो ये हो गए फोर्स के डायमेंशन। मगर हम इसको आगे से एक्सप्लेन करके निकाल लेते हैं। तो देखो ज़रा, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को और क्या लिख सकते हो, m1। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे एक टाइम। तो टाइम नीचे आ गया तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखो, m1 डिस्प्लेसमेंट के लिए L1, और टाइम 2 है, टाइम का स्क्वायर, और टाइम ऊपर गया तो T-2। ये हो गए फोर्स के डायमेंशन। ऐसे ही हम और किसके निकालें, वर्क के निकाल लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ज़रा, वर्क इज इक्वल टू, वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो, फोर्स के डायमेंशन हमने निकाल लिया है, और वो डायरेक्ट भी रख दो तो आप आ जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, देखो ज़रा, फोर्स के डायमेंशन यहाँ रख दो, m1 L1
टी माइनस टू। और जो x है, x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसे d भी लिख दो, ऐसे डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं d। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है? लेंथ में। तो यहाँ एक l हो गया, तो एक l और एक l का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ज़रा देखो, m1 L2 t माइनस टू। वर्क और ऑल एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं, वो आपको दिखाएंगे हम कैसे होते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल ले लेते हैं एक। तो ऐसे नहीं करना है तो आपको इसे पूरा एक्सप्लेन करके निकाल लो आप। तो फोर्स के डायमेंशन क्या हो गए, तो फोर्स का वहाँ फार्मूला रख दो, फिर से एक बार इसे एक्सप्लेन कर दो। तो देखो कर ले हम यहाँ। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ma इंटू डिस्प्लेसमेंट d। तो मास के लिए m1, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट के लिए d रख दो एज इट इज़। बोलो समझ में आ रहा है? वेलोसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं? फिर से एक बार, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्क्वायर, वो एक टाइम और नीचे वाला टाइम। तो देखो क्या हो जाएगा, m1 डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एक डिस्प्लेसमेंट, टू डिस्प्लेसमेंट, टाइम ऊपर गया तो t माइनस टू हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? ऑल वर्क डन के डायमेंशन और ऑल एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं। तो आपको एक एग्जांपल ले के दिखा देते हैं यहाँ हम। तो देखो एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी का एक एग्जांपल ले ले। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² फार्मूला होता है यहाँ। तो देखो क्या हो जाएगा, इस नंबर के डायमेंशन नहीं होते, हमारे पास सिर्फ कोई ना कोई क्वांटिटी होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी। तो मास के लिए m1 यूज करें, और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम उसका स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ज़रा देखो, m1 एज इट इज़, डिस्प्लेसमेंट यानी कि l और l का स्क्वायर L2, और t यानी कि टाइम का स्क्वायर, तो टाइम ऊपर जाएगा तो t माइनस टू हो जाएगा। देखो ज़रा आ रहे, अब ट्राई करके देखो, ऑल एनर्जी के और वर्क के डायमेंशन सेम होते हैं। तो इसका थोड़ा सा यूज़ देखते हैं हम। तो ये नोट कर लो, बची हुई क्वांटिटी के आप भी ट्राई करो डायमेंशन निकालने की, आपको मज़ा आएगा। याद कर लो क्या करना है उसमें बेसिक क्वांटिटी में जाओ, मास पे लेके जाओ उसे, लेंथ में लेके जाओ, टाइम में, ऐसी कंडीशन लाओ कि उसके हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, उसको फार्मूले को एक्सप्लेन करके। अब देखो यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस करते हैं हम, उसका यूज़ देखते हैं ज़रा। हम इसका यूज करके कैसे फार्मूले को एक्सप्लेन करके उसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। आपको पता होगा कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना न्यूटन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है, 1 जूल इज इक्वल टू कितना आर्ग होता है, आपको पता होगा। फिर भी हम आपको डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं 1 जूल इज इक्वल टू एक्स आर्ग। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, 1 जूल इज इक्वल टू एक्स आर्ग। इस x की जगह क्या आ सकता है, तो आपको पता होगा इस x की जगह 10⁻7 आ सकता है। तो ये एक्सप्रेशन फुलफिल हो जाएगा। तो देखो हम इसको डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू प्रूफ करके दिखाते हैं। तो 1 जूल यानी कि क्या, जूल किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट क्या है? वर्क का यूनिट जूल है। तो यहाँ वर्क के डायमेंशन लेने पड़ेंगे दोनों तरफ, और x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो जूल के लिए क्या लिख सकते हैं, जूल वर्क का ऐसा यूनिट है। तो जूल ऐसा यूनिट है वर्क का, तो वर्क के डायमेंशन ले लेते हैं। वर्क के डायमेंशन अभी हम आपने निकाले, याद नहीं हो तो नोट कर लिया होगा, वो वापस जाके देख लो। जूल के यानी कि m1 L2 t माइनस टू। बोलो समझ में आ रहा है? यही डायमेंशन थे वर्क के, इज इक्वल टू x एज इट इज़, और इस साइड भी वर्क के डायमेंशन लिख दो, m1 L2 t माइनस टू। डायमेंशन निकालना आना बहुत ज़रूरी है। आगे हर एक टर्म के आपको CET में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में, कहीं भी हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डायमेंशन पे सवाल। अब देखो ये फर्स्ट क्वांटिटी है तो यहाँ फर्स्ट नंबर दे दो, और ये सेकंड क्वांटिटी है तो इसको सेकंड नंबर दे दो। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखो ज़रा। तो ये 2 वाली टर्म इस 1 वाले के टर्म के नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, m1 L2 t माइनस टू अपॉन m1 L2 t माइनस टू। अब देखो इसके ये फर्स्ट वाली टर्म है और ये सेकंड वाली टर्म है, इसे अलग से बांट दो तो क्या हो जाएगा ज़रा देखो, ये m1 अपॉन, तो इसे m2 ये दोनों वाली टर्म लिख दिया, और इसकी पावर क्या है, 1 है, दोनों की पावर 1 है, तो हमने एक साथ पावर ले ली। उसी तरह इस l के लिए भी लिख दो, क्या हो जाएगा ज़रा देखो,
L1/L2 और इस दोनों की पावर क्या है 2, और यहाँ भी वैसे ही लिख दो T1/T2 और इन दोनों की पावर क्या है -2। अब देखो ज़रा मीटर का एसआई यूनिट क्या है और सीजीएस यूनिट क्या है, ये दो यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए। तो मीटर का एसआई यूनिट्स क्या है ज़रा देखो, किलोग्राम है और सीजीएस यूनिट ग्राम है। बोलो क्लियर है। तो वैसे ही लेंथ के लिए एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ले लेते हैं। तो लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया। तो टाइम के लिए दोनों जगह सेम है, सेकंड सेकंड, तो नीचे भी सेकंड, तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी, सेकंड सेकंड टर्म 1 हो जाएगी और -2 यानी कि 1 ही हो जाएगी वो। अब देखो ज़रा क्या हो जाएगा। तो किलोग्राम है, इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो कर दोगे तो कितना होगा, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो 1000 ग्राम, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो ज़रा कैसे होगा। x = किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, और सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। मीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है, तो बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर और नीचे भी सेंटीमीटर। बोलो समझ में आ रहा है। तो यहाँ से ग्राम मर गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर गया। तो क्या हो जाएगा, x = 10⁻², में 10⁻³ ऐसे लिख सकता हूँ। जितने जीरो है उस 10 के ऊपर लिख दो, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटू यहाँ 10⁻² लिख सकता हूँ मैं। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 भी हो जाता है। अब देखो बेस सेम है तो पावर के एडिशन कर दो, x = 10⁻³ + 2। अब देखो हमने क्या भूल कर दी, यह 2 वाला, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए और इसके ऊपर भी 2 होना चाहिए। अब देखो क्या आ जाएगा, 2 × 2, नहीं समझे। अब देखो ज़रा, यहाँ इन दोनों में से दोनों की पावर क्या थी 2, इन दोनों की पावर भी 2 थी, तो इस और ये वाली की पावर 1 थी, इसलिए हमने वो कंसीडर नहीं की। और इसके सेंटीमीटर की पावर 2 थी, और 1000 का स्क्वायर और 2 मल्टीपल हो जाएगा तो कितना होगा, 4। बोलो समझ में आ रहा है। अब देखो 3 और 4 कितने हो गए, 7, 10⁻⁷। तो ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो, तो 1 जूल = 10⁻⁷ अर्ग। तो ये हो गया आपका लास्ट का इक्वेशन। ये हमने डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। तो और कौन सा है ज़रा देखो, और कौन सी क्वांटिटी है, इसको नोट कर लो, छाप लो इसे। तो छाप लिया, मिटा दे। अब देखो ऐसे ही हम और एक क्वांटिटी के आपको ऐसे ही प्रूफ करके दिखाते हैं। क्या आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो कौन सी है नेक्स्ट, तो फिर से है 1 न्यूटन = कितना डाइन होगा, 1 न्यूटन = x डाइन। तो फिर से एक बार हमको इस x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x की वैल्यू आपको पता होगा, ये रिलेशन आपने 10th में पढ़ा होगा। तो यहाँ आ जाता है 5। बोलो समझ में आ रहा है, x की वैल्यू 5 आ जाती है। मगर हम ऐसे ही नहीं मानते, तो हमें इसका प्रूफ देखेंगे। हम प्रूफ कैसे देखेंगे। अब देखो न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है, न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है। फोर्स का आपको ऐसा यूनिट पता होगा, न्यूटन है। तो यहाँ फोर्स के डायमेंशन इस जगह और इस जगह फोर्स के दोनों तरफ डायमेंशन निकाल लेंगे तो x की वैल्यू हमें आ जाएगी। तो देखो ज़रा कैसे होगा। तो फोर्स के डायमेंशन क्या थे हमने निकाल लिए हैं। देखो ज़रा आपने नोट कर लिया होगा तो m1 L1 T -2 यही है ना। देखो ज़रा हम मिस तो नहीं कर रहे, कहीं गलत लिख देंगे तो सारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो देखो अब m1 L1 T -2। अब देखो ये फर्स्ट क्वांटिटी है तो इसे फर्स्ट लिख दो, ये सेकंड क्वांटिटी है तो इसे सेकंड लिख दो। ये सेकंड वाली क्वांटिटी इसके डिवाइडेड में भेज दो, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी m1 L1 T -2 अपॉन m1 L1 T -2। ये फर्स्ट क्वांटिटी है और ये वाली सेकंड क्वांटिटी है। तो इन दोनों को सेपरेट कर दो ताकि आप इसका SI यूनिट और CGS यूनिट लिख सको। तो देखो ज़रा x = इसको सेपरेट लिख दिया m1 m2, और इन दोनों की पावर क्या है 1 है,
और यहाँ L1 L2 इन दोनों की पावर है 1 और यहाँ t-2 अपॉन t-2 और इन दोनों, तो चलो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों की पावर -2, यह 1 2 और इसकी पावर -2। अब देखो इसका आपको अभी हमने बता दिया है। तो मास का एसआई यूनिट क्या है और सीजीएस यूनिट क्या है। तो मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम और सीजीएस यूनिट है ग्राम और इसकी पावर 1 है। तो लेंथ का सीजीएस यूनिट एसआई यूनिट है मीटर और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर, इसकी पावर है 1 और इन दोनों की पावर तो सेकंड ही है। सीजीएस यूनिट देख लो या टाइम का एसआई यूनिट देख लो, वो सेकंड ही है। तो इसकी पावर -2 यानी कि ये टर्म 1 हो जाएगी, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इन दोनों को देखो ज़रा क्या हो जाएगा। अब देखो x = क्या हो गया, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा कि किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। ये कन्वर्जन नहीं आता तो आप देख लो, किताब में जाके पढ़ लो। तो ग्राम को ग्राम लिख लिया और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर नीचे, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर गया, ग्राम से ग्राम मर गया, तो क्या बचा, x = 1000 को ऐसे लिख सकते हैं और 100 को ऐसे लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर की एडिशन कर दो 3 + 2, तो x = आ जाएगा 10⁵। तो x की ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दो तो आपका इक्वेशन आ गया 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। तो आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो और क्या मिस हो गया इसमें, एक सिंपल पेंडुलम का जो इक्वेशन था, तो आपको हमने वो डेरिवेशन तो बता ही दिया है, मगर वो फिर से एक बार 2 चीज़ रह गई यहाँ। कौन सी, वो तो एक काइनेमेटिकल इक्वेशन और कोनिकल सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू से प्रूफ करना था। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिखाए है, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपने वो नहीं देखा हो तो जाके देख लो। तो हम आपको इसके बाद दिखाएंगे कि सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो ये पूरा एलिमेंट का पार्ट है। अब देखो आपको वो याद रखना होगा जो कि अंत का इक्वेशन है सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम का अंत का इक्वेशन सेम है। तो आपको पता होगा कि सिंपल पेंडुलम का और सिंपल पेंडुलम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम इसे प्रूफ करके दिखा रहे हैं। कौन सा इक्वेशन है आपको पता होगा, t = 2π√L/g। अब देखो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये कांस्टेंट नंबर है, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तुम्हें पता है। L की पावर पता नहीं है क्या है, a, और वैसे ही टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, इसकी पावर b होगी। आपको सिर्फ इतना पता है क्योंकि आपने इस दोनों वैल्यूज़ को देख के ऐसा गेस लगा लिया कि शायद ऐसा होगा कुछ। हम अगर a और b की वैल्यू निकाल दें तो इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। अब देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर a g की पावर b। बोलो समझ में आ रहा है। अब देखो फिजिक्स का रूल बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह कोई कांस्टेंट डाल दो। तो t = क्या हो जाएगा, हमने कांस्टेंट डाल दिया L की पावर a g की पावर b। अब देखो क्या हो जाएगा, तो टाइम के डायमेंशन तुम्हें पता है क्या होते हैं, m0 L0 t1। बोलो समझ में आ रहा है। कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रख दो, ताकि हमें पहुंचना है a और b की वैल्यू तक। अगर हम a और b की वैल्यू निकाल ले तो हम इस इक्वेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब देखो L के डायमेंशन क्या है, लेंथ के, m0 L1 t0, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, g यानी कि क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन आपको पता होंगे, तो इसकी पावर क्या है a, और g के डायमेंशन क्या होते हैं, m0 L1 t-2 आपने निकाल लिए हैं, तो इसकी पावर b। हम a और b की पावर a और b निकाल लेंगे, ये मिटा देते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये सब की पावर हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी ज़रा देखो,
m0 l1 t1 कांस्टेंट को ना ले तो भी चलेगा। तो अब देखो m की पावर 0 इंटू ए 0 हो जाएगा, l इंटू ए l की पावर 1 1 इंटू ए ये हो जाएगा, t तो 0 हो जाएगा, ना ले तो भी चलेगा। अब देखो m की पावर 0 है b तो ये भी 0 हो जाएगा, l की पावर b t की पावर -2b। बोलो समझ में आ रहा है। अब देखो इस ये बेस सेम है तो पावर की एडिशन कर दो, तो m0 l0 t की पावर 1 तो यहाँ m0 l की पावर a प्लस b और t की पावर -2b। बोलो समझ में आ रहा है कैसे आ गया ये। अब देखो इन दोनों साइड के कंपेयर करके उसकी पावर निकाल दो, तो पावर m है तो दोनों की पावर m है, तो सॉरी बेस m है तो पावर इक्वल होते हैं, तो ये दोनों भी 0 टर्म है तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं। अब देखो l क्या है, दोनों तरफ l है और उसकी पावर a प्लस बी, तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो लिख ले हम इसको ऐसा a प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को टाइम को कंपेयर कर दो तो क्या आ जाएगा, टाइम को कंपेयर कर दोगे तो -2b इक्वल टू किसके बराबर होगा 1 के, तो -2b इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, b इजिकल टू -1/2। बोलो क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू इस b की जगह रख दो, तो a की जगह -1/2 लिख दिया इजिकल टू 0, तो यहाँ से a इजिकल टू 1/2। तो ये और b की वैल्यू अभी हमने निकाल ली और इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपका उस तक वो इक्वेशन आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा ज़रा, तो t इजिकल टू क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट है, l की पावर क्या है 1/2 और b की पावर यानी कि g की पावर क्या है -1/2। अब देखो क्या होगा, t इजिकल टू a कांस्टेंट है, l की पावर 1/2 एज इट इज़, तो g की पावर माइनस साइन ऊपर का माइनस हटाने के लिए हम उसको नीचे ला देते हैं, तो g की पावर 1/2। बोलो क्लियर है। तो हम √x को ऐसे लिखते हैं, √x इजिकल टू x की पावर 1/2। ये एक बेसिक रूल है, √x को x की पावर 1/2 लिखते हैं। तो ये तो ऑलरेडी g की पावर 1/2 है, तो इस दोनों को हम √ लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ज़रा कांस्टेंट, इसको √L और इसको √G, और हमने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, उस एक्सपेरिमेंट में हमें इस कांस्टेंट k की वैल्यू पता हो गई, वो थी 2π, तो इस कांस्टेंट की जगह 2π रख दो और इक्वेशन आपके सामने तैयार है। तो 2π √L/G। बोलो समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, उस दोनों को इक्वेट कर दिया। हमको सिर्फ इतना पता था टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर भी नहीं पता थी, l की पावर a और टाइम इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर b। हमने a और b की वैल्यू निकाल ली और इस इक्वेशन में रख दी। हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता थी 2π थी, और हमने इस आगे सॉल्व किया तो हम इस इक्वेशन तक सिंपल पेंडुलम के पहुंच गए हैं। तो आपको अगर इसका सिंपल पेंडुलम का अलग से डेरिवेशन चाहिए, वो कैसा होता था, कैसी फोर्स एक्ट होती है, उसकी लेंथ कैसी होती है, मास कैसे एक्ट होता है उस पर, तो हमने उसको अलग से वो डेरिवेशन आपको इस अलग से वीडियो में बता दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज का वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।